इंडिया। भारत में फसल उत्पादकता बढ़ाने एवं सतत TNP based compact genome editing platform by CRRI Cuttack। अब बारी आती है बागवानी विज्ञान प्रभाग द्वारा विकसित 3 नवीन प्रौद्योगिकियों की। बता दें आपको ये राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं। इनमें आम के सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए बैगिंग प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। और साथ ही बता दें कि नारियल के पौधों की तीव्र वृद्धि एवं शीघ्र पुष्पन के लिए कल्प पोषक मिश्रण तथा आम एवं केले की शेल्फ लाइफ को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर कटाई उपरांत हानियों को कम करने वाला CISH मेथ वॉश भी शामिल है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट डिवीजन द्वारा डिजिटल सॉइल टेक्सचर मैप्स ऑफ इंडिया बाय NVSS LUP नागपुर, ये उच्च रेजोल्यूशन डिजिटल मृदा बनावट मानचित्र है जो सटीक कृषि भूमि संसाधन मूल्यांकन एवं भारत में सतत भूमि उपयोग नियोजन के लिए महत्वपूर्ण मृदा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है। साथ ही आपको बता दें इस प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरल फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन फॉर मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। भारत में फसल उत्पादकता बढ़ाने एवं सतत पोषक तत्व प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु वैज्ञानिक संतुलन एवं स्थान विशिष्ट उर्वरक सिफारिशों पर आधारित व्यापक जिलावार मार्गदर्शिका जो प्रत्येक क्षेत्र की मृदा एवं फसल आवश्यकताओं के अनुरूप उर्वरकों के समुचित उपयोग में सहायक है। साथ ही हम आपको बता दें यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं फिशरीज साइंस द्वारा BS क्रैब स्पेशलाइज्ड ब्लू स्विमर क्रैब और ओवाक्यू पोटेंट GnRH फॉर्मुलेशन फॉर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन फिश। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिवीजन की अगर हम आपको जानकारी दें तो कॉटन हार्वेस्टर विद ऑनबोर्ड प्री क्लीनर तैयार किया गया है। एकीकृत पूर्व सफाई प्रणाली ये सिस्टम है। ये युक्त किफायती कपास हार्वेस्टर जो कुशल समयबद्ध एवं श्रम बचतकारी कपास कटाई के लिए विकसित किया गया है। और इसके साथ ही बता दें हेयर नरिशिंग ऑयल विद माइक्रोबियल एक्सट्रैक्टेड केराटिन फ्रॉम वेस्ट वूल, अपशिष्ट ऊन से विकसित सतत एवं केराटिन समृद्ध हर्बल हेयर ऑयल है जो बालों के बेहतर पोषण एवं सिर की त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए उपयोगी है। इसी के साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिवीजन द्वारा सोशल कैपिटल मॉडलिंग एंड मिटिगेटिंग लाइवलीहुड रिस्क बता दें ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग द्वारा कॉटन हार्वेस्टर विद ऑनबोर्ड प्री क्लीनर किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण अब पल आ चुका है जिसकी हमें यहाँ पर इंतजार था। आपको जानकारी दें हम एनिमल साइंस का इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीमाइक्रोबियल कोगुलेंट फॉर्मुलेशन टू प्रोलॉन्ग द शेल्फ लाइफ ऑफ पनीर। साथ ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड कॉम्पिटिटिव एलाइजा किट फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू फुट एंड माउथ डिजीज वायरस नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन एज अ मेकर ऑफ इन्फेक्शन। And MA104 cell-based live attenuated African swine fever virus vaccine for pigs. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और इसी के साथ अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी को। महोदय आप सभी से अपने विचार साझा करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आज 98
स्थापना दिवस की समारोह में हमारे बीच में हमारे भारत सरकार के केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायत राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, माननीय कृषि किसान राज्य मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायत राज श्री SP बघेल जी, सदस्य नीति आयोग श्री KV राजू जी, डॉक्टर ML जाट जी, श्री अतीश चंद्रा जी, श्री नरेश गंगवार जी, श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी, श्री संदीप सरकार जी, श्री अनिल कुमार जी, RS फरोदा जी, पंजाब सिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिकगण, सभी कृषि विद्यालयों के कुलपति, सभी कृषि विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान भाइयों बहनों, छात्र छात्राएं और उपस्थित सभी सम्मानित जन, मेरे मीडिया के भाइयों, आज हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 98वां ये स्थापना दिवस है। 97 वर्ष पूरे हो गए। अभी बघेल साहब कह रहे थे क्योंकि उनका 1960 का जन्म है, और बघेल साहब जब जन्मे थे तब मैं समझने लग गया था कि वास्तव में कि कितने अनाज की कमी है 1960 में, और हमने उससे रूबरू भी हुए हम कि अनाज की बहुत बड़ी कमी हुआ करती थी। परंतु आज के दिन मैं हमारे वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों, हमारे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी ताकत के पीछे आज हम अनाज में आत्मनिर्भर हो गए। परंतु अभी भी चुनौतियां कम नहीं। आज जलवायु परिवर्तन की बात हो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत बड़ी एक चुनौती है हमारे वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। हमें उससे भी पार पानी है, और हमें सोइल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोइल हेल्थ कार्ड चालू किया था, परंतु आज भी हमारे किसान भाई और बहन सोइल हेल्थ कार्ड पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आज 98वें इस स्थापना दिवस पर हम सबको प्रण करना है कि हम सोइल हेल्थ कार्ड के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। जब तक किसान अपनी मिट्टी का परीक्षण नहीं कराएंगे, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इस देश को आत्मनिर्भर बनना है। तो जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, जब तक ये देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। अभी बघेल साहब कह रहे थे, हम सुनते हैं और सुनते थे कि दूध की नदियां बहती है। बघेल साहब, सच में इस देश में दूध की नदियां बहती थी, ये सोने की चिड़िया थी। हमारा देश पूरे दुनिया में सबसे खुशहाल राष्ट्र था, परंतु बाहर की शक्ति आई, हमारे देश को लूट के लेके चलेगी। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि फिर हमारा देश फिर विकसित राष्ट्र बनेगा, और फिर दूध की नदियां बहने का तात्पर्य यही है कि खुशहाली। परंतु अब हमें सबको मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। जैसे जलवायु परिवर्तन के ऊपर हमें हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों को, और कैसे हम ऐसे इजाद करें बीज जो कम पानी के अंदर और कम समय में वो फसल पक सके। कब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, ये देश समृद्ध नहीं हो सकता है। और तो मुझे खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो 2 साल में जो काम किया है, वास्तव में बेमिसाल है। चाहे इन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाकर 29 अप्रैल से 12 मई तक जो काम किया, पूरे देश भर में हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी लैब को लैंड तक लेके गए, किसान के बीच में गए, क्योंकि हम कहते हैं कि किसान भी एक सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। उनसे संवाद
इस संसार की सबसे बड़ी हर समस्या का समाधान है। और उनके बीच में बैठकर जो काम किया, अभी खेत बचाओ अभियान चल रहा है कोई पूरे देश भर में, तो क्योंकि किसान की कृषि और पशुधन ये दो ही उसके आधार हैं, और जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा ये देश समृद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबको मिलकर, क्योंकि पहले जय जवान का नारा लगा था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, पहले जय जवान का, फिर जय किसान का नारा लगा, फिर अटल जी ने जय विज्ञान का नारा लगाया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जय अनुसंधान का नारा दिया। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये चार हमारे स्तंभ है। यदि ये मजबूत होंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और ये हमारा देश विकसित राष्ट्र भी बनेगा। इसके लिए हमें प्राकृतिक खेती के ऊपर, अभी बघेल साहब कह रहे थे, पक्षियों की बात कह रहे थे, ये जरूरी है। तो बघेल साहब पहले हमारे राजस्थान में कहा करते थे, आर.एस. परोदा साहब बैठे हैं, कि धन का धनी है, जिस घर में गोधन होता था उसको सबसे बड़ा मानते थे। और इतना ही नहीं, हमारे तो कहते हैं उत्तम खेती मध्यम व्यापार। मैं नौकरी के लिए वो सब तो मैं प्रयोग नहीं करूंगा, और नौकरी को नीचे के पायदान पे बताते थे। और क्योंकि हमारा देश वास्तव में सोने की चिड़िया थी, परंतु पिछले कालखंड में ऐसी परिस्थितियां बनी, और इसलिए किसान खेती को है ही दृष्टि से देखने लगे। खेती कर रहा है इसका मतलब वो कुछ नहीं समझ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि खेती करना गर्व से करना चाहिए। खेती से जो पैदा होती है उसे बहुत बड़ा सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। इसलिए हमें सबको मिलकर इस खेती को मजबूत करने की जरूरत है। कृषि मंत्री जी, मैं आज ICAR का 98वां स्थापना दिवस है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो आपकी आवाज और हमारी लालन सिंह जी यहाँ बैठे हैं, हमें ICAR को आर्थिक रूप से मजबूत करने की जरूरत है। क्यों फरोदा साहब, आपका क्या कहना है इसमें? ICAR को आर्थिक रूप से थोड़ी मजबूती की जरूरत है ना, इसलिए आप प्रधानमंत्री जी से आप थोड़ा सा, आप ही वहाँ आप मजबूती से आप बात रख सकते हो। ICAR को मजबूत करने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो पता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया की लाल जवार हमने खाई है, ऐसा क्यों? और वास्तव में लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो कहा था कि एक हफ्ते में एक दिन का उपवास रखें। आज कोरोना काल से लेकर अब तक 81 करोड़ जनता को आज फ्री अनाज दिया जा रहा है, 5 किलो गेहूँ या 5 किलो चावल, 1 किलो चना की दाल, ये कम बात नहीं है। तो इसलिए हमें उत्पादन बढ़ाना होगा, चुनौतियां अभी कम नहीं है। हम खाद्यान्न में तो हो गए, आज भी दलहन और तिलहन में हमें आत्मनिर्भर बनना है। इसके लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज जो विकसित राष्ट्र है वहाँ जो उत्पादन हो रहा है उससे बहुत नीचे आप आज उत्पादन में हम हैं। इसके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, हमें इससे पार पाने की हमें जरूरत है। अच्छी सीड्स हो, इसके लिए हमें काम करना होगा, और हमें प्राकृतिक खेती के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। गो आधारित खेती, बघेल साहब तो कह रहे थे बैलों की जरूरत नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि गो हमारी वो माता है जो सब कुछ हमें देती है। दुर्भाग्य है जब से गौ माता की अपेक्षा भी है, उपेक्षा भी है, तब से हिंदुस्तान का इंसान दुखी हो गया है, चाहे कितना भी वो बड़ा क्यों नहीं हो। इसलिए गौ माता आधारित खेती करने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती। और आपने तो देखा है कि पूरे संसार में जितने भी बड़े जानवर हैं, चाहे हाथी हो चाहे मगरमच्छ हो, सबसे बड़ी आंख गौ माता में होती है। उसको जेल भी दे दिया जाता है तो अमृत करके वो निकालती है। तो हमें गो आधारित खेती करने की जरूरत है। गाय का गोबर, गोमूत्र, और हम उसके आधार पर हम खेती करें। और मैं खुद कर रहा हूँ। अभी मंत्री जी वो एक विषय आया भी था कि पोली हाउस में मैंने सब्सिडी ली है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 10 हेक्टर मेरी वो जमीन है, भूमिगत एक बूंद पानी नहीं,
भूमिगत एक बूंद पानी नहीं है, उसे 25,000 मीटर की छत है वो, और उससे मैं 2 करोड़ लीटर पानी का मैं स्टोरेज कर रखा हूँ। वर्षा के पानी से साल भर में मैं खेती करता हूँ और गो आधारित खेती करता हूँ। सिर्फ गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन, उसका घोल मिला के उससे मैं पोली हाउस में भी खेती करता हूँ और पेड़ पौधों को मैं वो पानी पिलाता हूँ और साल भर मैं खेती करता हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें इस आईसीआर को मजबूत करने की जरूरत है। आईसीआर मजबूत होगी, इसमें थोड़ी धन की जरूरत है, क्योंकि मैंने जहाँ भी मैं आईसीआर के इंस्टीट्यूट में वहाँ जाता हूँ, मुझे कहते हैं कि थोड़ी धन की कमी है, इसलिए आप ये कृपा करें प्रधानमंत्री मोदी जी को कहकर। इतना ही मुझे कहना है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और इसी के साथ अब पत्रिकाओं के विमोचन के लिए अनुमति लेना चाहेंगे हमारे अतिथिगणों से। अनुरोध हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से। आज कुछ पत्रिकाएं यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही हैं। बता दें आपको, जेंडर रिस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजीज पाथवेज टू इंक्लूसिव एग्री फूड सिस्टम्स, अ कॉफी टेबल बुक वॉल्यूम 1 बाय CIWA भुवनेश्वर। इसके साथ साथ ICAR DKMA द्वारा खेती आजीविका उद्यमिता विशेषांक मासिक, फल फूल जैव विविधता विशेषांक, Indian Farming Special Issue on Environmental Sustainability, Indian Horticulture Special Issue on Health and Nutrition. अब अनुरोध माननीय मंत्री महोदय श्री राजीव रंजन महोदय से, आप पुस्तकों का विमोचन करें। पुस्तकों की जो जानकारी है वो कुछ इस प्रकार है। वाटर इंड्यूस्ड पोटेंशियल सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन मैप ऑफ इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू विंड इरोजन इन एरिड रीजन्स ऑफ इंडिया, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिड सॉइल्स इन इंडिया, वेजिटेशन डिग्रेडेशन इन नॉन एरेबल एरियाज ऑफ इंडिया। अगली पत्रिकाएं हैं श्री अन्न प्रकृति एवं स्वास्थ्य रक्षक, आधुनिक सस्य क्रियाएं बाय ICAR DKMA बाय श्री भागीरथ चौधरी जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री। अब अनुरोध माननीय मंत्री महोदय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, आप पुस्तकों का विमोचन करें। टेक्स्ट बुक ऑफ फील्ड क्रॉप्स प्रोडक्शन फूड ग्रीन क्रॉप्स वॉल्यूम 1 एंड टेक्स्ट बुक ऑफ फील्ड क्रॉप्स प्रोडक्शन कमर्शियल क्रॉप्स वॉल्यूम 2। अब अनुरोध प्रोफेसर SP सिंह बघेल, माननीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज राज्य मंत्री महोदय, आप पुस्तक का विमोचन करें। रिसर्च एडवांसेस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT एंड रोबोटिक्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज श्री राजीव रंजन सिंह जी को। महोदय, आप सभी का मार्गदर्शन करें अपने अमूल्य विचारों से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
और मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में जो इन्होंने काम किया है, उसके कारण आज पूरे मध्य प्रदेश में आज की तारीख में भी मामा जी के नाम से विख्यात है। कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री माननीय रामनाथ ठाकुर जी, कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री माननीय भागीरथ चौधरी जी, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी के माननीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, पशुपालन विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार जी, नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर केवी राजू जी, आईसीआर के डीजी एमएल जाट साहब, डेयर के अपर सचिव ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी, अपर सचिव संदीप सरकार जी और सहायक निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार। आज आईसीआर का 98वां स्थापना दिवस समारोह, और इस अवसर पर हम आईसीआर के साथ जुड़े हुए सभी वैज्ञानिक, उनके सभी अधिकारी और कर्मचारी को हार्दिक बधाई देना और आपको शुभकामना देना चाहते हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर जिस काम को आप कर रहे हैं, उस काम में आप इस 97 वर्ष पूरा करने के बाद और लगन और मजबूती के साथ इस देश के उत्थान में, इस देश के प्रगति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत बनाने का, उसमें पूरे मनोयोग से आप इसमें योगदान करें। यही आशा और विश्वास के साथ आप सभी को हम बधाई देते हैं। आप सभी वैसे संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने 97 वर्ष की एक लंबी यात्रा तय की, और उस पूरे लंबी यात्रा में आपने कृषि हो, मत्स्य पालन हो या पशुपालन, इन तीनों विभागों के साथ पूरे तौर पर मिलकर आपने वैज्ञानिक गतिविधि और टेक्निकल जो तकनीकी सहयोग है, उस भागीदारी के साथ आपने काम किया है, और उसी का परिणाम है कि आज हमारा देश दूध के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, मछली के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। ये टेक्नोलॉजी का और जो आपकी भागीदारी है उसका ये परिणाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस उनका जो विजन है, जो दूरलक्षी उनका जो सोच है, उसको उन्होंने पहचाना, और यह विभाग पहले मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग कृषि विभाग के साथ जुड़ा हुआ। 2019 में उन्होंने इन दोनों विभागों को कृषि विभाग से अलग किया। वैसे तो उन्होंने 2014 से प्रयास शुरू किया, लेकिन 2019 में इस पर विशेष तौर पर फोकस करने के लिए उन्होंने इस विभाग को अलग करके एक नया विभाग बनाया, और जो उन्होंने प्रयास किया उसका परिणाम है कि 2014 में जो हमारे देश का दूध उत्पादन था, उसमें हम दोगुने वृद्धि करके आज हम विश्व में पहले स्थान पर पहुंचे। फिशरी में, मत्स्य पालन में 14 के बनिस्पत 2025 में 105% की वृद्धि मछली के उत्पादन में, मत्स्य उत्पादन में इस देश ने प्रगति की, और आज हम विश्व में दूसरे स्थान पर। आईसीआर एक ऐसी संस्था है जिसके कई संस्थान हैं, फिशरीज के भी संस्थान हैं और एनिमल हस्बेंड्री के भी संस्थान हैं। फिशरी से जुड़े हुए 8 संस्थान और पशुपालन से जुड़े हुए, और इन संस्थानों में जो हमने
हमने कई संस्थान जाके देखे। यहाँ जेना साहब सामने बैठे हुए हैं, इनके साथ मैंने भुवनेश्वर में जाके सीफा को देखा था और पूरा दिन हमने बिताया था सीफा में। आपका जो रिसर्च है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आपने इस क्षेत्र में जो काम किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन आवश्यकता एक बात की है। मैं जब सीफा गया था तो उस समय भी मैंने जेना साहब को कहा कि आपका जो रिसर्च है उस रिसर्च को अपने बाउंड्री के अंदर में मत रखिए, किसानों के दरवाजे तक पहुंचाने का काम करिए ताकि उसका वास्तविक लाभ उसको मिल सके। आईसीआर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। हम यहाँ आईसीआर के डीजी साहब भी हैं, हम इनको कहेंगे कि पूरे कृषि विज्ञान केंद्र जो आपका केवीके है उस पूरे केवीके के नेटवर्क का इस्तेमाल आप करिए, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो या फिशरी के सेक्टर में हो या पशुपालन के क्षेत्र में। उसको पशुपालकों के, किसानों के और मत्स्य पालकों के दरवाजे तक उस रिसर्च को पहुंचाए। और जब आप उसके दरवाजे तक पहुंचाएंगे तभी यह देश बेहतर तौर पर लाभान्वित हो पाएगा और आपका जो योगदान है वो इस देश के उन्नति में, प्रगति में और जो आर्थिक प्रगति है उसमें आपका ये योगदान हो पाएगा, तभी ये संभव है। आज आईसीआर को हमारे पीएमएमएसवाई में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हम लोगों ने 123 करोड़ रुपए दिए हैं इनके विभिन्न संस्थानों में जो काम कर रहे हैं उनके सहयोग के लिए उनको दिए हैं, जिसमें रोग नियंत्रण, सी रेचिंग, फिशरी एक्वेशन सेंटर, अनुवांशिक सुधार, ये कई काम है, स्पेसीज डाइवर्सिफिकेशन, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर, सीवीड, तो ये कई हैं ऐसे क्षेत्र और भी कई क्षेत्र। हम उसका लंबा लिस्ट है, हम आपको नहीं बताना चाहते। ऑर्नामेंटल, ये सब क्षेत्रों में काम करने के लिए इनको हम लोगों ने R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने 123 करोड़ रुपए दिए हैं। और भी आपको अगर आवश्यकता होगी हमारा मंत्रालय आईसीआर को राशि देगा, लेकिन आपको इसको किसानों के दरवाजे तक पहुंचाना पड़ेगा और किसानों के दरवाजे तक जब तक आप नहीं पहुंचाएंगे तो नहीं होगा। अभी मैं गया था उड़ीसा, क्योंकि जेना साहब यहाँ बैठे हैं, उड़ीसा के हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, सीफा की भी चर्चा मैंने की। मैं उड़ीसा गया था और उड़ीसा में राज्य सरकार के सामने साथ हमने बैठ के रिव्यू किया। उड़ीसा में ब्रैकिश वाटर का इतना बड़ा क्षेत्र है जहां पर श्रिम्प का प्रोडक्शन हो सकता है और श्रिम्प एक ऐसा प्रोड्यूस है जिसकी मांग आज विदेशों में काफी ज्यादा है और हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिश का, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन श्रिम्प का। लेकिन पूरा ब्रैकिश वाटर खाली पड़ा है। इनके सीफा के वहां डायरेक्टर थे, मैंने उनको कहा कि जरा ब्रैकिश वाटर उड़ीसा का, आप उड़ीसा में है, उड़ीसा के ब्रैकिश वाटर को तो डेवलप करने में आप पूर्ण सहयोग दीजिए। राज्य सरकार को भी मैंने कहा कि राज्य सरकार और ये दोनों मिलके, आईसीआर के लोग और राज्य सरकार दोनों मिलके इस काम को आगे बढ़ाए तो उड़ीसा का कल्याण होगा। और उड़ीसा का जब कल्याण होगा तो वहां के फिश फार्मर्स की उन्नति होगी, उनकी आर्थिक प्रगति होगी, वो सशक्त होंगे। और यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जिसको पूरा करने का लक्ष्य रखना है। तो इसलिए हम जाट साहब से भी कहेंगे कि आप बैठ के उड़ीसा का जो ब्रैकिश वाटर है, चूंकि उड़ीसा में सबसे ज्यादा ब्रैकिश वाटर है पूरे देश में, उसकी एक रणनीति बनाइए कि ब्रैकिश वाटर जो उड़ीसा का है उसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं।
ICR और NFDB हमारा जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है, वो दोनों मिलके कई काम कर रहे हैं और उन कामों में साइंटिफिक एक्वाकल्चर, फिश हेल्थ मैनेजमेंट, सीवीड प्रोडक्शन, मैरीकल्चर, ऑर्नामेंटल फिश, ये सारे चीज कर रहे हैं। अब इसका क्षमता करना, स्किल का डेवलपमेंट किया जाना। अब अगर हम फिश फार्मर्स का स्किल डेवलप नहीं करेंगे, उनको हम बेहतर ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनको हम बेहतर प्रशिक्षण नहीं देंगे, हम उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आज आवश्यकता है कि इन सब कामों पर ICR को आगे बढ़ना चाहिए। लॉजिस्टिक में सुधार करने के लिए, चूंकि अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट का एक पॉलिसी बना रहे हैं, फिशरी डिपार्टमेंट पूरे एक्सपोर्ट आधारित PMMSY 2 का जो फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, वो पूरा एक्सपोर्ट आधारित। हमारा आज एक्सपोर्ट 62,000 करोड़ रुपए का 2024-25 में हमने 62,408 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था फिश से। लेकिन 2025 में एक चुनौती आ गई, और 2025 में एक चुनौती आ गई, यूएस टैरिफ लगा और 58% का यूएस टैरिफ लगा। हमारा जो फिश का मार्केट था, जो फिश का एक्सपोर्ट होता था, उसका सबसे बड़ा मार्केट था यूएस, और यूएस में टैरिफ लगने के कारण हमारे पूरे एक्सपोर्टर्स हताशा में थे, पूरा देश हताशा में। आदरणीय प्रधानमंत्री भी थोड़ा थे। हम सब लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस चुनौती को स्वीकार करके पूरे दुनिया में घूम घूम के जो 100 से ज्यादा देशों के साथ उन्होंने FTA किया, उसका परिणाम ये हुआ कि 2024-25 में जो हमारा फिश एक्सपोर्ट 62,408 करोड़ रुपए था, वो 25-26 में बढ़कर, घटने के बजाय बढ़कर 73,891 करोड़ पहुंच गया। 11,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। तो ये उस चुनौती, हमारे एक्सपोर्टर्स ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया, हमारे फिश फार्मर्स ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि फिश एक ऐसा सेक्टर है जिससे 3 करोड़, और जो पशुपालन का क्षेत्र है उससे 10 करोड़ लोग, लगभग 13 करोड़ लोगों की आजीविका इस पर। और हम जब इस क्षेत्र को नहीं देखेंगे तो कैसे होगा? हाँ, मैरीन के बारे में हमने आपको बताया कि मैरीन में हम लगातार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा जो इनलैंड फिशरी है, इनलैंड फिशरी का जो मेरा प्रोडक्शन 105% ऑल ओवर प्रोडक्शन है, लेकिन उसमें जो हिस्सा है इनलैंड फिशरी का 147% उसका प्रोडक्शन ग्रोथ है 147%। लेकिन आज हम एक्सपोर्ट में अगर कंट्रीब्यूशन आप कहिए तो 2% का इनलैंड फिशरीज। आज इनलैंड फिशरीज एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की जरूरत है, हम लोग उस पर भी नीति बना रहे हैं। और उसमें एक समस्या है, वो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है। तो ICR के साथ मिलके ड्रोन आधारित ट्रांसपोर्टेशन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें भी ICR हम लोग को सहयोग कर रहा है, ताकि ड्रोन से हम ट्रांसपोर्टेशन करके इनलैंड स्टेट से ट्रांसपोर्ट करके उसको एक्सपोर्ट में हम लोग ले जा सकें। तो इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं आज के इस अवसर पर कि फिशरी का प्रतिनिधित्व आप KVK जो आपका है, कृषि विज्ञान केंद्र, उसमें जरा फिशरी का भी एक प्रतिनिधित्व उसमें रखने का प्रयास कीजिए। जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के KVK हैं या जो NGO के KVK हैं, उसमें भी उनको मोटिवेट करिए ताकि इस काम को आगे बढ़ा सके। आपने प्रेजेंटेशन में भी दिखाया कि व्यावसायिक गतिविधि बढ़ाना है, तो इनोवेशन के साथ साथ आपको व्यावसायिक गतिविधि को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और पूरा जो आपका सिस्टम
उस सिस्टम को डिजिटल वैक्सीन प्लेटफॉर्म के साथ उसको जोड़िए, ताकि फीस के एक्सपोर्ट में एक यह भी समस्या है कि सर्टिफिकेशन चाहिए कि यहाँ कोई एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं हुआ है, उसका बेहतर सर्टिफिकेशन चाहिए। तो इन सबों को बढ़ाने की जरूरत है। क्षमता निर्माण पर मैंने कहा, रोड जो फीस में जो रोग हैं, बीमारी है, उसको रिपोर्टिंग को एकीकृत करना, ये सभी काम है। तो इसलिए रोग जो है, फीस का जो बीमारी है, वो एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा बाधक है। उसको हम अगर दूर कर लेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट और हाई जंप पर जाएगा। अब पशुपालन के क्षेत्र में आज आपने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का आपने वैक्सीन लॉन्च किया। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का। अब अगर हम लोग इसका उपयोग करेंगे तो हम काफी करेंगे। आपके 18 पशु केंद्र हैं, आपके विश्वविद्यालय हैं, उसके करीब करीब 84 पशु चिकित्सा कॉलेज हैं उसके अधीन। इन सबों को इसमें लगाने की जरूरत है। इनको टेक्निकल डाइवर्सिफिकेशन, शिक्षा से पशु स्वास्थ्य के नियंत्रण में सहायता मिलती है। तो इसलिए इसको ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, इसको एडुकेट करने के लिए जरूरत है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और आईसीआर ने स्वदेशी टीके जो विकसित किए हैं, उसका लाभ आज एफएमडी के कंट्रोल में भी हमको प्राप्त हो रहा है। एफएमडी का जो हमारा टीका है, सीएसएफ का या पीपीआर के जो टीके हैं, वो आज हम देश में विकसित कर रहे हैं। और यही आत्मनिर्भर भारत का सपना है और यही सोच है और यही वास्तव में आत्मनिर्भर भारत है, जिसको हम पूर्ण करने की स्थिति में हैं। तो इसलिए एफएमडी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि एफएमडी हम लोग लगातार वैक्सीनेशन कर रहे हैं और हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन का में हम आज दुनिया में पहले स्थान पर हैं। लेकिन पहले स्थान पर रहने के बावजूद हम मिल्क के प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। उनका कारण है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो इस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो एफएमडी मुक्त सर्टिफिकेट चाहते हैं और एफएमडी हमारे देश में एक समस्या है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ये लक्ष्य रखा कि 2030 तक हमको एफएमडी मुक्त करना है। हम लगातार वैक्सीनेशन करा रहे हैं और उस वैक्सीनेशन का परिणाम है कि जहां 2021 में एफएमडी के 105 आउटब्रेक्स हुए थे, वो घट के 2025 में सिर्फ 40 आउटब्रेक्स पूरे देश में रह गया। ये हमारा ट्रेंड बता रहा है कि हमारा एफएमडी का आउटब्रेक्स घट रहा है। कई स्टेट्स हैं, 9 राज्यों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। जो 9 राज्य में कम आउटब्रेक्स हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का साइकिल पूरा हो रहा है, उस 9 राज्यों को चिन्हित करके हम लोग एफएमडी मुक्त बनाने के लिए 2 साल के अंदर हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 2 साल के अंदर हम लोग उसको एफएमडी मुक्त कर देंगे और वहां से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ से सर्टिफिकेट लेके फिर हम वहां के प्रोडक्ट्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम किया जा रहा है और उसमें आईसीआर का काफी लंबा बड़ा सहयोग मिल रहा है। हम लोगों ने 38 करोड़ पशुओं का जो डिजिटल पहचान हमने दिया है, 13 अक्षरों का डिजिटल उनको टैग दिया। और एफएमडी के जो वैक्सीनेशन है, उसके लिए भी हम लोग लगातार यह प्रयास कर रहे हैं। पहले कई तरह की समस्याएं थी, अभी हमारे मंत्रालय ने इस वर्ष से हम लोगों ने कहा है कि एफएमडी का वैक्सीनेटर अगर किसान के दरवाजे पर जाएगा तो उसको उस वैक्सीनेशन करने के साथ जो पशुपालक है उसके मोबाइल पर ओटीपी आएगा और वो ओटीपी डालने पर भी उनका वैक्सीनेशन वैलिड माना जाएगा। क्योंकि कई तरह की समस्याएं होती थी, वैक्सीनेटर की कमी थी, तो वैक्सीन होता नहीं था। वास्तव में दिखावा
दिखाया जाता था, तो हम लोगों ने उसको किया। कई राज्यों ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर पशुपालक कहीं खेती से काम से बाहर गया है, बाजार गया है, तो उसका मोबाइल पर ओटीपी कैसे आएगा? हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, आप वैक्सीन करो और उसका टैग लगा हुआ है उस पशु के गले में, उसका फोटो खींच लो और उसका फोटो खींच के अपलोड कर दो। अगर नेटवर्क में आप नहीं भी हो तो जैसे ही नेटवर्क में आओगे उसका वैक्सीन अपलोड हो जाएगा। तो अब हमारा वैक्सीनेशन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हम सभी मिलके कर रहे हैं। और आज जो MOU साइन हुआ मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय और ICAR के बीच में, ये आने वाले समय में हम लोगों के पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में काफी सहायक होगा। और इसलिए आज के इस अवसर पर हम बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहते हैं, 1 बजे खत्म भी करना है और हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को भी मिलना है। तो इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए, बोलना बहुत था लेकिन कभी और बुलाइएगा जाट साहब तो आके हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम अपने बात को इस पर समाप्त करते हैं इतना ही पर कि आज का इस MOU हम समझते हैं कि आने वाले समय में पशुपालन, मत्स्य पालन और ICAR मिलके इस देश की उन्नति में, इस देश की आर्थिक प्रगति में बहुत योगदान करने का अगर समन्वय के साथ काम किया जाए तो इस आर्थिक प्रगति में हम देश को उन्नत बनाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी ICAR से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों को पुनः इस 98वां स्थापना दिवस समारोह पर आपको बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और अब मैं माननीय गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे कृपया ICAR संस्थानों, संबंधित उद्योग भागीदारों और एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के बीच TLA MOU के आदान प्रदान के साक्षी बने। और साथ ही जैसे माननीय मंत्री महोदय जी द्वारा भी जिक्र किया गया कि एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन मंत्रालय और ICAR द्वारा एक समझौता ज्ञापन किया गया है, उसके लिए आप सभी से अनुरोध है। बता दें आपको कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य DAHD और डेयर ICAR के बीच एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित करना है ताकि पशु स्वास्थ्य, प्रजनन, पोषण और डेयरी पोल्ट्री विकास सहित प्रमुख पशुधन क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, सत्यापन, डेटा साझाकरण, क्षमता निर्माण और विस्तार कार्य किए जा सके। और ये गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन भारत में पशुधन विकास को मजबूत करने और पशुधन क्षेत्र के विकास और समृद्धि को बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों के लिए मार्गदर्शक के रूप में जरूर कार्य करेगा। इसके साथ ही अब मैं संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों से भी अनुरोध करना चाहूंगी, जैसे जैसे उनके संगठन के नाम की घोषणा की जाए वो कृपया मंच पर आकर समझौते का आदान प्रदान करें और आधिकारिक फोटो के लिए भी उपस्थित रहें। और आपसे भी मैं अनुमति लेना चाहूंगी MOU के लिए। आपको बता दें टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग अग्रीमेंट्स के लिए ग्रुप 4 बनाए गए हैं, जिसके लिए ग्रुप 1 में बता दें 9 इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अभिमन्यु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, अनन्या सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, बोंगवेदा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, कृषि उद्योग कुरुक्षेत्र एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, ओंकार सीड्स, पराशर एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड और भूमि सीड्स। और इनका जो लाइसेंस है हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज के लिए है, जो 3 ICAR इंस्टीट्यूट्स के साथ किया गया है, क्रिजैफ कोलकाता, IRI न्यू दिल्ली, VPKAS अल्मोड़ा के साथ। और गुजारिश है ग्रुप 2 के इंडस्ट्री पार्टनर्स कृपया रेडी रहे।
ग्रुप 2 में 6 इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं। चक्रा सीड्स, ओंकार सीड्स, पंजाब सीड्स कंपनी, राशि सीड्स, सतवा एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, यशस्वी एग्रोटेक एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। और इनका जो लाइसेंस है हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज डेवलप करने के लिए है 3 ICAR इंस्टीट्यूट्स के साथ। और ICAR इंस्टीट्यूट्स हैं IRI न्यू दिल्ली, IGFRI झांसी, IIMR लुधियाना। ग्रुप 2 में 6 इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं। चक्रा सीड्स, ओमकार सीड्स, पंजाब सीड कंपनी, राशि सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, सतवा एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, यशस्वी एग्रोटेक एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिनका समझौता हुआ है IRI न्यू दिल्ली, IGFRI झांसी और IIMR लुधियाना के साथ। ग्रुप 3 को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे, जिसमें 11 इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं। अशोका एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, BL सीड्स जलौन, DCM श्रीराम लिमिटेड, फतेह सीड्स, कदम बशरी स्टेट पॉवर्टी एरेडिकेशन मिशन, मेटा एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, MNR सस्यवेदा, पराशर एग्रोटेक बायो प्राइवेट लिमिटेड, शाहीन नर्सरीज, शील बायोटेक लिमिटेड, स्पुतनिक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड। और इन्होंने हाई यील्डिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल वेराइटीज डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूट्स के साथ समझौता किया है। CISH लखनऊ, CITH श्रीनगर, CTCRI त्रिवेंद्रम, IIOPR और IIVR वाराणसी। यहाँ पर बात हो रही है ग्रुप 3 की, जिसमें 11 इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं और 5 इंस्टीट्यूट्स के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। ग्रुप 4 की अब हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, जिसमें 5 इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं। बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, दीवा एसेंशियल न्यू दिल्ली, फार्म डू, निसार इंडियन, टैंजरिन बायोसाइंसेस। और इनके समक्ष समझौता हुआ है एनिमल फिशरीज एंड NRM बेस्ड इनोवेशंस डेवलप करने के लिए 4 ICR इंस्टीट्यूट्स के साथ, जो है CIRG मखदूम, CIFT कोचिन, CSSRI करनाल, NINFET कोलकाता। ग्रुप 4 जिसमें 5 इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं। अब हम आपको जानकारी देना चाहेंगे उन अग्रीमेंट्स की जो एग्जीक्यूट किए गए हैं एग्रीनोवेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। बता दें आपको, टेक्नोलॉजी है नोवल क्रिस्टल टॉक्सिन जीन अगेंस्ट बॉलगार 2 रेजिडेंट पिंक बॉलवॉर्म। और ये समझौता हुआ है ICAR SBI और मेसर्स राशि सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के समक्ष। मेसर्स राशि सीड्स प्राइवेट लिमिटेड और SBI ICAR। आगे है 8 मिल्क अडल्टरेशन डिटेक्शन किट्स के लिए समझौता हुआ है ICAR NDRI और मेसर्स मिजाला बायोवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के समक्ष। अगला है पूसा STFR मीटर, जिसके लिए समझौता हुआ है ICAR IRI और मेसर्स प्लांट्रिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सिस्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के समक्ष। ICAR IRI और मेसर्स प्लांट्रिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सिस्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के समक्ष। अगला है हरित धारा एंटी मेथेजोनिक फीड सप्लीमेंट, जिसके लिए समझौता हुआ है ICAR NIANP और मेसर्स ओजस एनिमल फीड्स प्राइवेट लिमिटेड।
NIANP और मेसर्स ओजस एनिमल फीड्स प्राइवेट लिमिटेड। अगला है लिक्विड ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन यूजिंग बनाना स्यूडोस्टेम। ये समझौता हुआ है NAU ग्लोबल लाइसेंस और मेसर्स मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड हर्ब्स बिजनेस फार्म नेपाल के समक्ष। अगला है ICAR IIVR काशी गरिमा, काशी रत्ना, काशी अभिमान, जिसके लिए समझौता हुआ है ICAR IIVR और मेसर्स SRGP एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के समक्ष। अगला है मिल्क रिप्लेसर फॉर लैम्स एंड किड्स फर्टिमेंट प्लस ए सप्लीमेंट फॉर अश्योर्ड फर्टिलिटी इन काउज और ये समझौता हुआ है NIANP और मेसर्स नंदी एग्रोवेट के समक्ष। अगला है एप्पल हाइब्रिड वेराइटी CITH प्राइड, CITH अनमोल, वॉलनट वेराइटी CITH प्रोलिफिक, गार्लिक वेराइटी CITH जंबो, जिसके लिए समझौता हुआ है CITH और मेसर्स शाहीन एग्रो फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड। अगला है DRRH2 दैट इज राइस हाइब्रिड, जिसके लिए समझौता हुआ है ICAR IIRR मेसर्स श्री गंगोत्री इंडस्ट्रीज एंड क्रॉप साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड के समक्ष। अगला है व्हाइट ग्रब, जिसके लिए समझौता हुआ है ICAR NBAIR और मेसर्स बरोदा एग्रोकेमिकल्स लिमिटेड के समक्ष। अगला है कंसोर्टिया माइक्रोबियल फॉर्मुलेशंस फॉर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हालोमिक्स, जिसके लिए समझौता हुआ है CSSRI और मेसर्स कृषिका ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के समक्ष। अगला है एरोपोनिक सिस्टम टेक्नोलॉजी, जिसके लिए समझौता हुआ है CPRI और मेसर्स शशांका एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के समक्ष। अगला है ICAR CISH ऑटो रोटेटरी स्टिकी लाइट ट्रैप, ICAR CISH मल्टी लेयर्ड डुअल कलर ग्लू ट्रैप, जिसके लिए समझौता हुआ है CISH और मेसर्स पिमेंटा एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के समक्ष। अगला है प्रेग DM यूरिन बेस्ड प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किट फॉर मिथुन, ICAR NRC मिथुन और मेसर्स पेप्टुमर थेरेपेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। और इसी के साथ बहुत बहुत बधाई और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को इंतजार था। अब मार्गदर्शक मिलेगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारा मार्गदर्शन करने पधारे हमारे केंद्रीय मछली पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायत राज के कैबिनेट मंत्री, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी और जिनके नेतृत्व में अभी दुग्ध उत्पादन में हम नंबर 1 और मछली में नंबर 2 हैं, आदरणीय राजीव रंजन सिंह, वैसे प्यार से लोग कहते हैं ललन सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री कृषि और किसान कल्याण विभाग जो ICAR को देखते हैं, आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, वरिष्ठ नेता देश के और
राज्य मंत्री कृषि और किसान कल्याण विभाग आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, जिनके भाषण में आपने जमीन से जुड़े होने की छाप देखी, ऐसे हमारे राज्य मंत्री मछली पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर केवी राजू जी, सचिव डेयर और डीजी आईसीआर, जिन्हें अपने प्रेजेंटेशन में भविष्य की दिशा भी आपको दिखाने का प्रयास किया, आदरणीय एमएल जाट जी, नरेश पाल गंगवार, सचिव पशुपालन डेयरी विभाग, ज्ञानेंद्र डी त्रिपाठी जी, संदीप सरकार जी, अनिल कुमार जी, सामने बैठे हुए आदरणीय परोदा जी, पंजाब सिंह जी, यहाँ उपस्थित और वर्चुअल हमसे जुड़े हुए ये बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, किसान भी बैठे पगड़ी बांध के, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज का दिन शुभ दिन है, मंगल दिवस है। केवल स्थापना दिवस नहीं है, हमारे लिए आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, उपलब्धियों पर गर्व करने का दिन है। सचमुच में इन 98 वर्ष की यात्रा ने देश में चमत्कार किया। इसलिए सबसे पहले आज मैं प्रणाम करता हूं उस तपस्या को जिसके कारण ये परिणाम निकले, उस तपस्या को प्रणाम जिसने भूख को पराजित किया, उस तपस्या को प्रणाम जिसने अभाव को आत्मनिर्भरता में बदल दिया, उस तपस्या को प्रणाम जिसने संकट को समाधान में बदल दिया, उस तपस्या को प्रणाम जिसने खेल का केवल उत्पादन नहीं बढ़ाया, किसानों को समृद्धि का रास्ता भी दिखाया। मैं आज सारे वरिष्ठ वैज्ञानिकों, आज मुझे याद आ रहे हैं स्वामीनाथन जी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक। मैं हृदय से और अंतरात्मा से उनको प्रणाम करता हूं। डॉक्टर आर एस परोदा यहां बैठे हुए, पादप प्रजनन, आनुवंशिकी संसाधन प्रबंधन के विश्वविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर पंजाब सिंह जी, चारा घास अनुसंधान से में विशेषज्ञता और ड्राई, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए संधारणी कृषि पद्धति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। डॉक्टर मंगला यहाँ नहीं है, लेकिन मैं उनको भी स्मरण करता हूं। और उसके साथ साथ मैं समस्त वैज्ञानिकों को हृदय से प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं इन उपलब्धियों के लिए जो हासिल की है देश ने। किसान अगर कृषि की आत्मा है तो वैज्ञानिक मस्तिष्क है, और सरकार की नीतियां, किसानों का पसीना और वैज्ञानिकों का टैलेंट मिलता है, तब चमत्कार होता है। और अभी हम देख रहे थे डॉक्टर जाट जब अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे थे, हमारे पूर्व वक्ता मित्रों ने बताया कि एक जमाने में क्या था, तभी गेहूं की रोटी बनती थी जब मेहमान आता था। ऐसा लाल गेहूं जिसको खाने से इनकार करते थे, PL480 मंगाने पर हम विवश और बाधित थे। लेकिन गर्व होता है कहते हुए कि आज हमारे उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
खाद्यान्न 376 मिलियन टन, बागवानी 377 मिलियन टन। अभी दूध और मछली की बात आदरणीय ललन सिंह जी बता रहे थे। यह असाधारण उपलब्धि है और आज तो सचमुच में देश का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अद्भुत नेतृत्व है उनकी बताई हुई दिशा में तेजी से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे कई उपलब्धि हमने हासिल की है। आज ही हमने एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रेजिस्टेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अल्नीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है। पशुधन के क्षेत्र में अभी हमारे ललन सिंह जी बता रहे थे, लेकिन विश्व की पहली पंजीकृत मिथुन नस्ल नागामी, पहली जीन एडिटेड भेड़, AI आधारित मत्स्य प्रबंधन, और जैसा ललन सिंह जी ने कहा FMD, PPR, उस पर नियंत्रण के प्रयास और अफ्रीकन स्वाइन फीवर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए स्वदेशी टीके का विकास किया है। हर एक उपलब्धि के लिए आपको बधाई, लेकिन कुछ अपेक्षाएं भी हैं। कई चीजें ऐसी है जिन पे और बेहतर काम करना है। हम उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन हम फूल के आत्मसंतोष के भाव से बैठ नहीं सकते। काम अभी बहुत बाकी है। और ये 98 स्थापना दिवस पर बधाई के साथ साथ, उपलब्धियों पर गर्व के साथ साथ मित्र हमको कुछ संकल्प करने हैं। आपको ध्यान है, मैंने कई बार कहा है, प्रधानमंत्री जी विकसित कृषि संकल्प हमारे अभियान के बाद कहा था कि हर एक राज्य की एक वर्कशॉप होके वहां की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से वहां की माटी, जलवायु, उपलब्ध संसाधन, उसके आधार पर राज्य का कृषि रोड मैप बनना चाहिए। और राज्य का भी एक नहीं बन सकता, क्योंकि कई राज्य यूपी जैसे आप देखेंगे अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग इलाके की अलग अलग रोड। डॉक्टर जाट जी, आपको बधाई दूंगा, आपने इस काम को बहुत गंभीरता से किया, आपको और पूरी टीम को। हमने कई राज्यों के रोड मैप अभी मुख्यमंत्रियों को भेंट की, माननीय मुख्यमंत्रीगणों को भेंट की है, उनको और परफेक्ट करना है। हमने कहा कि पहले आप अपनी टीम के साथ, राज्य की टीम के साथ विचार करें, इस पर सुधार की जरूरत हो तो सुधार करें, और उसके बाद उसके अनुसार कृषि नीति योजनाएं बना के किसान भाइयों के बीच जाके और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करें, ताकि उस राज्य में जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन उसमें बेहतर से बेहतर परिणाम निकाले जा सके। मित्रों, हम सब जानते हैं आज ही हमने कई किस्में रिलीज की, लेकिन सवाल यह कि वो किस्में किसान तक पहुंचेगी कब, कैसे, कितने दिनों में। कई बार मुझे लगता है कि किस्में इतनी जरूरत भी है कि नहीं, तो एक साथ इतनी किस्में 400 कुछ एक ही साल में, तो क्या कुछ और कम चीजों पे फोकस करना चाहिए? आप लोग विचार कीजिए। अलग अलग इलाकों में अलग अलग जरूरत होती है, राज्य की अपनी विशिष्टताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किस्म विकसित की तो केवल नाम के लिए किस्म विकसित नहीं होना चाहिए कि इतनी कर दी, काम के लिए किस्म विकसित होनी चाहिए कि हमने की और ये किसान तक पहुंच गई। अगर किसान को समय पर ना मिले तो फिर किस्म का फायदा क्या है?
नहीं मिली, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, मैंने उपलब्धियों को पहले कर दी। ये सवाल अभी बाकी है कि आखिर कितनी देर में किसान के खेत तक वो पहुंचा। उसके मैकेनिज्म को हमने ठीक करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं तो आपके पार्ट हूं। अगर हम कुछ कहते हैं तो सबसे पहले हम पे लागू, लेकिन हमको ये काम करना है कि जो किस्म बने वो अन्नदाता किसान तक ठीक ढंग से निश्चित समय सीमा में पहुंच जाए और उसका वो लाभ। लैब टू लैंड प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, रिसर्च होते हैं, किसमें बनती है, कृषि पद्धतियां इजाद करते हैं, मैकेनाइजेशन के लिए यंत्र बनते हैं, लेकिन लैब से रिसर्च का, लैब का रिसर्च कैसे सीधे लैंड तक पहुंच जाए। मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों ने अभी खेत बचाओ अभियान में भी काफी काम किया, लेकिन निरंतर ये काम करना पड़ेगा। रियल टाइम में रिसर्च का लाभ किसान को मिले, इसके लिए वैज्ञानिक और किसान का एक साथ खड़े रहना जरूरी है। नहीं तो वैज्ञानिक सोचते थे कि हम तो केवल रिसर्च कर रहे हैं, बाकी हमारा काम थोड़ी है। इसका कमर्शलाइजेशन की बात, और ये बात प्रारंभ में बहुत सही कही। कई बार हम केवल पैसे के लिए रोते रहे हैं, सरकार दे दो, सरकार दे दो, सरकार दे दो। अपना ऐसे सामर्थ्य का प्रकटीकरण करें, अपने प्रयोगों का कमर्शलाइजेशन करके, जैसा 10,000 करोड़ की अभी बात की गई है, हम धन की व्यवस्था में भी सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं क्या? कादर मन में हुए कधारा, देव देवाल की पुकारा। सरकार से जो मिलता रहेगा, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, मैं जाता भी रहूंगा, लेकिन अभी बहुत गुंजाइश है। हम अपने पास टैलेंट है जी, टैलेंट तो पैसे की बरसात कर देता है। इसका बेहतर उपयोग कीजिए कि 10,000 करोड़ का आपने टारगेट 2029 तक किया, उस तक पहुंचने की हमको कोशिश करनी चाहिए, और मैं भी आपके साथ बैठूंगा। और आज भी बहुत एमओयू हुए हैं, जरा इनके साथ ठीक टाई अप कीजिए, और इनसे भी मेरा कहना है कंजूसी ना करें, जरा जेब ढीली करें तो आईसीआर के पास भी और रिसर्च के लिए पैसा आए। इस पे हमको लगातार काम करते रहना है। आज मेरा मन एक बात से और बहुत प्रसन्न है, हमने अपने 150 से अधिक कर्मचारियों को परमानेंट नियुक्ति दी है, जिनमें कुछ तो रिटायरमेंट के कगार पर थे। ये कई बार अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है। सच में जब उनको दे रहे थे तो हम लोग भाव विभोर थे। उनका हक उन्हें मिला, वो उनको बधाई देता हूं। लेकिन जो मुख्य चुनौतियां उन पर और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि स्थापना दिवस, संकल्प दिवस, प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा डिमांड ड्रिवन रिसर्च, और किसानों ने कहा, हम गए तो किसानों ने कहा कि हमको रेड रोड गन्ना में लग के 238 की वैरायटी बर्बाद कर दिया, उस पर कुछ करो। बीटी काटन पिंक बालबाग से साफ हो गया, उत्पादन घट गया, आप उस पर रिसर्च करो। बिहार के किसान, उनका लीची की सेल्फ लाइन बहुत कम है, 2-3 दिन में ही खराब हो जाती है। अगर ज्यादा बढ़ जाए और ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहे तो हमें और ठीक कीमत मिल जाए। आम का आपने अभी बताया कि अब जहाज से सिंगापुर जा रहा है, ये सेल्फ लाइफ बढ़ाने की जरूरत। मैं आज उनका जिक्र नहीं कर रहा, आपने 52 पॉइंट्स बनाइए, डॉक्टर जाकर जो जरूरत है किसान की, उस पर रिसर्च की। पेपर लिखने के लिए रिसर्च नहीं, वो केवल टाइम वेस्ट करना है। जो जरूरत है अपने देश की, धरती की, माटी की, किसान की, रिसर्च उस पर होगा। बाकी आप डिमांड ड्रिवन रिसर्च पर और जोर दीजिए, और जो 52 टीम्स बनी है वो जल्दी और कैसे अपना परिणाम दे, फोकस करके, क्योंकि समय तो बहुत तेजी से जा रहा है। अब देखते ही देखते हम लोगों का आधा कार्यकाल निकलेगा, देखो 2 साल से ज्यादा तो हो ही गए। और इसलिए मुझे लगता है कि अब समय भी की मांग है कि हम देर न लगाएं, जल्दी करें। इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कही,
सच में छोटे किसान हमारे 0.96 हेक्टर जमीन है हमारे किसानों के पास। बड़े फॉर्म नहीं है 10,000 20,000 हेक्टर के। उस किसान की आय बढ़ानी है भाई। हमारा फोकस वो किसान होना चाहिए और उसके लिए केवल अनाज नहीं, अनाज के साथ फल हो, सब्जियां हो, मछली हो, पशुपालन हो, मुर्गी पालन, बकरी पालन। अभी बघेल साहब बता रहे थे कि वो तो 18 बार हुआ है। बकरी भी बड़े काम का जीव है। महात्मा गांधी तो बकरी के दूध के ही सेवन करते हैं। ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। ये गरीब की आर्थिक हालत बदल के रख देते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल आपने बनाए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना व्यवहारिक है। ये किसानों के बीच में सिद्ध करना होगा। उसके लिए हमको काम करना है। एक मुझे लगता है एग्री एजुकेशन, कृषि शिक्षा और अनुसंधान, हमारे संस्थान, हमारी यूनिवर्सिटी कहाँ खड़े, हमारे कॉलेज कहाँ खड़े हैं। हमारे लिए गर्व का विषय है कि IBRI बरेली ने क्वेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट में पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 5100 श्रेणी में स्थान प्राप्त किया। पहली बार 100 में हम शामिल हुए, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। एकमात्र भारतीय संस्थान है और हमारा ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, IARI नई दिल्ली भी 151 से 200 के बीच है। उनको भी बधाई। NDRI करनाल और CIFE मुंबई भी उत्कृष्ट अनुसंधान और शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। ये उपलब्धि प्रेरणादायक है, लेकिन अभी तो 100 में स्थान बनाया है, सफर बहुत और बाकी संस्थान का आज हमको तय करना पड़ेगा रैंकिंग। आप तय कीजिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और प्रतिस्पर्धा कीजिए। इस स्तर को सुधारना आज की जरूरत है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस पे जोर लगाना। हम ग्रेडिंग करें, रैंकिंग करें, जो भी आप करें। एग्रीकल्चर कॉलेज की क्यों नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की क्यों नहीं होनी चाहिए? तभी तो हम उनके स्तर को सुधार पाएंगे। इस पे काम करने की जरूरत है। एक, उत्पादन तो बढ़े, लेकिन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आजकल तो फल भी खाते हैं तो आशंकित रहते हैं कि पता नहीं खाने से फायदा होगा या नुकसान नहीं हो जाए। हमारे पूर्वजों ने कहा है हित भुक कैसा खाओ। मैंने कल भी शायद कहा था हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। हित भुक का मतलब वो है जो शरीर के लिए हितकारी है। कैसे क्वालिटी ठीक करें, बड़ा विषय है। जब भागीरथ जी बोल रहे थे तो गो आधारित कृषि की बात कर रहे थे। रामनाथ जी ने जमीन से जुड़ी बातें की। हमको ये इस पे भी ध्यान देना। और एक्सपोर्ट भी तभी होगा जब हमारी क्वालिटी ठीक होगी, लोगों के लिए, सेहत के लिए हितकारी होगी। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, एल नीनो आ गई, बारिश जहाँ हुई वहां धुआंधार हो गई तो कृषि मंत्री को बाढ़ पीड़ित प्रदेशों में जाना पड़ा। कई जगह हालत यह है कि पानी गिर ही नहीं। अब ये जलवायु परिवर्तन सच्चाई है। उस दिशा में और हम क्या करें? बधाई देता हूं ICAR को, उन्होंने उन जिलों में जहां ज्यादा संकट की संभावना है, अभी मैं संभावना की बात कर रहा हूं, एल नीनो के कारण, उनके लिए कंटिजेंसी प्लान बना के जिलों को शेयर करें। लेकिन ओवरऑल जलवायु परिवर्तन के खतरों से कैसे निपटें? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अब प्रोडक्शन चाहिए। उसके लिए उसका प्रकार, गुणवत्ता और क्या क्या सोच की जरूरत है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकना है। भारत को प्रधानमंत्री जी ने कहा है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनना है, केवल हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए पैदा करना। ललन सिंह जी बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि नए बाजार हमने ढूंढ लिए और नए नए जो FTA हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोल रहे हैं।
लेकिन उत्पाद करना है तो हमको उस क्वालिटी का करना है, उस पर हमको ध्यान देना है। एक मैं जो बार बार कहता हूँ, दलहन तिलहन इनका उत्पादन कैसे, जहां भी सिंचाई की व्यवस्था होती है लोग धान पे चले जाते हैं, गेहूं पे चले जाते हैं। बिहार में भी कितना दलहन होता था, धीरे धीरे मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी भारत, लेकिन जैसे ही पानी आया तो चले गए गेहूं को, चावल को, दाल हम विदेशों से आयात कर रहे हैं। और दलहन में मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा है कि अनुसंधान को फोकस कीजिए, उत्पादन कैसे बढ़े। अब 1 एकड़ में 5 क्विंटल से ज्यादा तुअर पैदा नहीं होती। तुअर हो, उड़द हो, मूंग हो, और धान कितना होता है साहब, 30-35 आराम से 50 क्विंटल। मैं एकड़ की बात कर रहा हूँ। मक्का तो 100 पे पहुंच जाता है हेक्टर में। तो ये कैसे बढ़े, कोई तो तरीका होगा। जहां भी जीएम सीड्स नहीं है वहां भी दलहन का उत्पादन हमसे अच्छा है। ये चुनौती है हमारे वैज्ञानिकों को। जब दुनिया के बाकी देशों में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? करना है, उसको फोकस कीजिए, जरूरत है हमें। दलहन में तिलहन में सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो? डॉक्टर जाट ने एक बात बहुत बढ़िया कही, फर्टिलाइजर में सेल्फ सफिशिएंसी। कब तक निर्भर रहेंगे? वैकल्पिक रास्ते खोजने चाहिए, और उसके लिए आईसीआर ने कुछ प्रारंभ किया है। मैं वित्त मंत्री जी से भी चर्चा करूंगा, उसके लिए आवश्यक संसाधन मिले, उस काम को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक जो किसान मुझे बार बार कहते हैं कि ये नकली और घटिया पहचाने कैसे, कुछ भी कह के कुछ भी दे देते हैं। तो मैं तो वैज्ञानिकों से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप ऐसे उपकरण बना दो ना कि अगर कोई पेस्टिसाइड है और उसमें लगा दे तो पता चल जाए कि इसमें कितनी मात्रा में कौन सी चीज है, जितनी जरूरी चीज है वो है कि नहीं। ये क्यों नहीं बन सकता? कई चीजें बन रही, जैसे मैंने वो रायसेन के कृषि मेले में कोई एक छड़ी बनी थी कि जिसको अगर आप खेत में लगा दो तो 100 मीटर आसपास जहरीला जंतु सांप अगर होगा तो अलग वाइब्रेशन हो जाएगा और पता चल जाएगा अगल बगल में सावधान। अभी ऐसा मोबाइल पे ही ऐप डेवलप हुआ है, खेत में खड़े होकर हाथ में रख दो तो उसमें पूरा बता देता है कि इतना पोटास है, इतना आयरन है, इतना फलाना है, इतना ढिमका है, माटी में ये तत्व है। अब किसान ये चाहता है कि ज्यादा कहाँ वो चक्कर में। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में नकली और घटिया की पहचान भी तुरंत कर सके, ऐसे हम कानून बनाने की तैयारी में है। आप लोग देख रहे हैं बहुत उस पर पेस्टिसाइड, नकली पेस्टिसाइड या घटिया पेस्टिसाइड और सीड्स पर काम कर रहे हैं हम लोग एक्ट पर। अभी व्यापक पैमाने पर विचार हुआ है, लेकिन इसके लिए भी काम करने की जरूरत है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कैसे कम हो, आज भी चुनौती है। मैं बहुत विस्तार से नहीं बोलना चाहता, बाकी भी कार्यक्रम है। और 100वें स्थापना वर्ष की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2 साल बाद एक अलग माइलस्टोन हमारा। 100 साल की गिनती क्यों करें, वो तो करेंगे ही, वो भी हो जाए नए संकल्पों के साथ। आज मैं बहुत ब्रीफली कुछ संकल्प आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक तो मुझे लगता है हम 100वें वर्ष के पहले आज से शुरू करें, हम कम से कम 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बना सकते हैं। क्या आईसीआर का अलग अलग संस्थान काम हाथ में ले। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज मैं आपको कह रहा हूं, बना सकते हैं क्या? यार साहब भी धीरे से बोल रहे हैं। हाँ, मैं सबसे पूछ रहा हूं कि हम ले सकते हैं क्या ये संकल्प? अरे हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो मैं तो कम से कम की बात कर रहा हूं। 100 साल के लिए 100 स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बनाओ, और 100 हमारे यंग साइंटिस्ट ग्रांट चैलेंज हम प्रारंभ करें, जिससे हमारे बच्चे, युवा वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जेन एडिटिंग, प्रिसिजन एग्रीकल्चर और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे
भविष्य के क्षेत्रों में नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करें। टैलेंट है, क्षमता है, बुद्धि है, थोड़ी दिशा देखो। 100वें वर्ष में हम ये संकल्प भी लें। एक और मैं आप सबके लिए कर रहा हूं, आप सुनना मत, अब मैं शेयर कर रहा हूं और आपको बोलना पड़ेगा। वन इंस्टीट्यूट वन ग्रांट इनोवेशन, हमारे आईसीआर के संस्थान 2 साल में कम से कम एक ऐसी परिवर्तनकारी तकनीक विकसित करें जिसका राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रभाव हो, जो किसानों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाए। चुनौती है लेकिन इसको स्वीकार करनी पड़ेगी। 113 आपके इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, तो मुझे लगता है कि उनको ये चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। भाई तैयार हैं कि नहीं? वो भी जुड़े होंगे शायद इंस्टीट्यूट के लोग, तो मेरी बात सुन ले, ये अपेक्षा है और ये करना है। एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है। हमारे आईसीआर के संस्थान एक जिले को वो आगे आए और एक जिले को गोद लें और वहां कृषि परिवर्तन का मॉडल डेवलप करें, विकसित करें। विज्ञान का लाभ देश के सबसे पिछड़े जिलों तक पहुंचना चाहिए। अब ये चैलेंज स्वीकार करने को तैयार है? वैज्ञानिक बोलते ही नहीं हैं जी। अरे तैयार है कि नहीं? बड़े शांत रहते हैं, दिमाग सोचते साचते रहते हैं। आप लोग सोचते हैं बोलना तो नेताओं का काम है, हमारा थोड़ी है। लेकिन मैं बुलवाऊंगा भी आपसे, क्योंकि केवल मेरी बात नहीं, आपका उसमें सहमति चाहिए। तो आप बताओ 2 साल के लिए आप ये टारगेट तय करें हम? तो जोर से बताओ ना। यस, यस भी ऐसी निकलना चाहिए। मेरी ताली भी बजती तो ठुक ठुक सी बजती, मजे नहीं आता। देखो हम कहीं भी हो उत्साह से भरे रहे भाई। देखो भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा अर्जुन ने कि अच्छा कार्यकर्ता कौन? कार्यकर्ता मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा, हर क्षेत्र में काम करने वाला। तो उन्होंने कहा मुक्त संगो अनम्बादी धृत उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा करता सात्विक उच्चते। जो संग से मुक्त हो, अनहमवादी अहंकार शून्य हो, धैर्य से भरा और उत्साह से भरा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास उत्साह से जाओ कि हालत बदलना है, तो उनका कहाँ लगा है तू इंडिया सुधर ही नहीं सकता यार, कहाँ चक्कर में पड़ा है। जैसे तैसे टाइम काट, नौकरी कर, बहुत आए और चले गए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं स्वामीनाथन जी जैसे, जो नया इतिहास देते हैं। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। हम उत्साह से भरे रहें और इसलिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर भी काम करेंगे। और केवीके के मित्र आज जुड़े हुए हैं, आईसीआर संस्थानों से भी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी। मैं आज अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, 2 वर्ष में 2 वर्षों को मिशन आईसीआर 100 के रूप में लें। और हमारे केवीके केवल प्रशिक्षण केंद्र नहीं, इनोवेशन हब, क्लाइमेट एडवाइजरी सेंटर, स्टार्टअप सपोर्ट सेंटर और फार्मर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर बने। हमको करना पड़ेगा ये अपने देश के लिए। मित्रों, आईसीआर ओपन डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म एक स्थापित किया जाए। ये मैं इसलिए चाहता हूं जिससे देश का प्रत्येक किसान अपने मोबाइल पर आईसीआर की सभी टेक्नोलॉजी, वीडियो, सलाह और वैज्ञानिक जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सके। डॉक्टर साहब ये संभव है? मुझे करना चाहिए तत्काल किसान के मोबाइल पर। अब मोबाइल आप किसान की मत सोचिए, हर एक के पास मोबाइल है। जो हमारे बैठे किसान यहाँ हो, गांव में हो, टेक्नोलॉजी का लाभ मिले, मोबाइल ऑन करें और जानकारी चाहे तो उनको मिल जाए। तो इससे तत्काल उनको हम सभी तरह की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकेंगे, सलाह दे सकेंगे। और एक और निवेदन करना चाहता हूं,
100 साल पूरे हो रहे हैं। एक युग समाप्त होगा, दूसरा प्रारंभ होगा। हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए 100वें स्थापना वर्ष तक कम से कम 10 करोड़ किसानों तक ICAR की वैज्ञानिक तकनीकों, नवाचारों और आधुनिक कृषि समाधानों की पहुंच सुनिश्चित की जाए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी हो सकती है और विकसित भारत 2047 की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी। मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूं, आपने 2047 की कल्पना और आपने उत्पादन के आंकड़े पर उसको आप बांट दीजिए 2047 से सालों में 26-27 में कितना, 27-28 में कितना, 28-29 में कितना, 29-30 में कितना। रहें ना रहें, देश तो रहने वाला है। टारगेट आज से तय हो और आने वाले हमारे वैज्ञानिक और आने वाली पीढ़ियां भी इस टारगेट को पूरा करने के लिए काम करें, ये हमारा संकल्प हो जाएगा। मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूं, प्रत्येक वैज्ञानिक से, साधारण नहीं हो असाधारण। आपकी नौकरी केवल सरकारी नौकरी आजीविका के लिए नहीं है, देश बदलने के लिए, दुनिया बदलने के लिए। और इसलिए प्रत्येक वैज्ञानिक किसानों के सपनों को अपना मिशन करना है। अभी कह रहे थे रामनाथ ठाकुर जी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो हसरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ऐसे ही स्थापना दिवस मना के क्या करेंगे? संकल्प लें कि हम सूरत बदलेंगे, उसको अपना लक्ष्य बनाएं। और एक बात और आज मेरी आपसे कहने की इच्छा है कि ICAR का स्थापना दिवस अब दिल्ली तक सीमित ना रहे। क्या हम तय कर सकते हैं कि हम 98वें स्थापना दिवस को, 99वें स्थापना दिवस को एक सप्ताह, एक पखवाड़ा किसानों के बीच जाके हमारे वैज्ञानिक मनाएंगे, जैसे हमने तय किया था विकसित कृषि संकल्प अभियान में। ये साल अल्नीनो से प्रभावित साल हम तय कर सकते हैं। मैं आज कल से नहीं जा रहा, क्योंकि बिना प्लान के नहीं जाना चाहिए। आप योजना तैयार कीजिए, वो सितंबर अक्टूबर भी हो सकता है, लेकिन एक पखवाड़े हम किसानों के बीच में जाएंगे, जैसे हम पहले गए और जाके हमारे सारे, चाहे KVK हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ICAR के संस्थान, हर KVK कम से कम 100 गांव पहुंचे और हम अपनी जितनी रिसर्च है, तकनीक है, बड़े स्तर पर उसका जीवन प्रदर्शन करें। एग्रीकल्चर कॉलेजेज, यूनिवर्सिटी के छात्र भी जाएं, ये तो वहीं खेत में सीखेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब मैं उत्तराखंड गया था, यूनिवर्सिटी में मैंने वहां देखा कि विद्यार्थियों को उन्होंने 2.5 एकड़ जमीन आवंटित कर दी साल भर के लिए। तुम खेती करो पूरे प्रयोग, और इसमें जो प्रॉफिट होगा तुम्हारा, करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो हम विद्यार्थियों को भी निकालने का काम करें। तो ये आप सप्ताह या पखवाड़ा, मुझे लगता है पखवाड़ा ज्यादा ठीक रहेगा, बीच में 2 दिन गैप ले सकते हैं आप, शनिवार इतवार, लेकिन हमको उनके बीच में जाना चाहिए इस साल भी और अगले साल, और कुछ उपलब्धि हासिल करके फिर 100वां साल हम मनाएं। जब 100वां वर्ष हम मनाएंगे तो हर KVK में मनेगा, हर ICAR के संस्थान में मनेगा, हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मनेगा, और यहाँ भी एक उत्सव का माहौल होगा। उपलब्धियां ऐसी है जिसमें देश काफी बदला है, हम और बदलने की राह पे है। और पूरी तरह से जो हमारे लक्ष्य जो आपने तय किए हैं, आपने तय किया है कृषि उत्पादन को 2047 तक 2.1 बिलियन टन, बागवानी उत्पादन को 777.7 बिलियन टन, दुग्ध उत्पादन को 628 मिलियन टन, मछली के उत्पादन को 40 मिलियन टन तक पहुंचाने का जो विजन प्रस्तुत किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में पूरी क्षमता से हम काम करेंगे तो इसको निश्चित तौर पर हम हासिल करके रहेंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। असंभव कुछ नहीं, असंभव कुछ नहीं है। जो हुआ है वो भी हमारे लोगों ने किया है, लेकिन साधारण जीवन मत जियो। अपने अंदर जितनी क्षमता है, अपने आंतरिक देवत्व को आह्वान करो, वो आपको और शक्ति देगा काम करने की। सर्दी, गर्मी, भूख, बरसात, बाढ़, सबसे निपटने की ताकत देगा। और अपने अंदर जो क्षमता है उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो।
आगे बढ़ो, ताकि प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का, हम विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान के संकल्प को पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और इसी के साथ अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे एडीजी कोऑर्डिनेशन डॉक्टर अनिल कुमार जी को। सभी को सादर नमस्कार। परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार एवं अध्यक्ष ICR सोसाइटी, माननीय श्री राजीव रंजन सिंह जी, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री भागीरथ चौधरी जी, माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, माननीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर KV राजू, सदस्य नीति आयोग, डॉक्टर ML जाट जी, सचिव डेयर एवं DG ICR श्री नरेश पाल गंगवार जी, सेक्रेटरी पशुपालन और डेयरी विभाग श्री ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी जी, अपर सचिव डेयर एवं सचिव ICR श्री संदीप सरकार जी, अपर सचिव डेयर एवं FA ICR की गवर्निंग बॉडी के सम्मानित सदस्यगण, आयोजन में फिजिकली तथा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े समस्त उप महानिदेशक, सहायक महानिदेशक, निदेशकगण, वैज्ञानिक साथियों, प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारियों, मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधियों तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य देवियों सज्जनों, आप सभी का ICR के 98वें स्थापना दिवस के गरिमामय अवसर पर हृदय से अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं अपने यशस्वी कृषि मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सर, आपने अपनी अत्यंत व्यस्तता के बावजूद इस आयोजन को अपनी गरिमा में उपस्थिति से गौरवान्वित किया। आपके संवेदनशील, कर्मठ एवं किसान केंद्रित नेतृत्व से कृषि अनुसंधान, नवाचार और किसान कल्याण को नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है। आज आपने कृषि विकास, किसानों की आय, तकनीक के तीव्र प्रसार, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, एल नीनो इफेक्ट तथा युवा वैज्ञानिकों के भूमिका पर जो विचार रखे, वे ICR परिवार के लिए सर दिशा सूचक है। आपकी अध्यक्षता में ICR द्वारा विकसित तकनीकियों, प्रोडक्ट्स और उन्नत बीज किस्मों का लोकार्पण किसानों की उत्पादकता, लाभप्रदता और पर्यावरणीय स्थिरता को और अधिक मजबूत करेगा। मैं माननीय श्री राजीव रंजन सिंह जी, माननीय श्री भागीरथ चौधरी जी, माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, माननीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी का सादर धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का मार्गदर्शन कृषि, पशुपालन और डेयरी मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में एकीकृत विकास को और अधिक बल देता है। मैं नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य प्रोफेसर KV राजू जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कृषि, नवाचार और ग्रामीण विकास के प्रति आपकी दूरदर्शी सोच तथा नीति निर्माण में आपका प्रेरक मार्गदर्शन विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक है। मैं डॉक्टर ML जाट जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में ICR मांग आधारित अनुसंधान, एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम की भावना, जलवायु सहिष्णु कृषि, दलहन तिलहन मिशन, प्राकृतिक खेती, मशीनीकरण, डिजिटल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि समाधान तथा किसान केंद्रित नवाचारों को नई गति दे रहा है। मैं श्री नरेश पाल गंगवार जी का भी सादर धन्यवाद करता हूँ। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों में आपके मार्गदर्शन से कृषि आधारित आजीविकाओं की विविधता, पोषण सुरक्षा और ग्रामीण अवस्था को नई मजबूती मिलती है। मैं ICR के फॉर्मर DG डॉक्टर RS परोदा जी और डॉक्टर पंजाब सिंह जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि सर आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं CG सेंटर्स के सभी अधिकारियों, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए। इंडस्ट्री से आए सभी साथियों को भी धन्यवाद जिन्होंने ICR के साथ MOU साइन किए। मैं ICR के सभी DDGs, ADGs एंड डायरेक्टर्स का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं उन कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ जिनको अपॉइंटमेंट लेटर आज माननीय मंत्री जी द्वारा मिले हैं। मैं DKM में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीनोवेट, IPTM, ICT सेल इत्यादि सभी यूनिट्स का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने
अत्यंत तत्परता से कार्य किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आशा है कि आज का आयोजन हमें कृषि विज्ञान, नवाचार और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा। अंत में उन सभी महानुभावों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी से अनुरोध राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और अंत में एक बार फिर सभी को 98वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।